आज हम शुरू करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फार्माकोलॉजी विच इज़ अ सेकेंड ईयर कोर्स। सो हम लोग शुरू करेंगे आज एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स क्या है? बेसिकली एंटीबायोटिक्स एक ऐसा मेडिकेशंस है जो हम लोग बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए या फिर बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ करते हैं, राइट? तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग वायरल इन्फेक्शंस में भी ये एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर देते हैं। क्या वो सच में काम करता है? नॉट एट ऑल। वो वायरल इन्फेक्शंस में काम ही नहीं कर सकते, बिकॉज हम समझेंगे कि कैसे एक एंटीबायोटिक एक बैक्टीरियल सेल में काम करता है, राइट? सो एंटीबायोटिक्स कैसे काम करता है एक बैक्टीरियल सेल वॉल में, बैक्टीरियल सेल में, कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर समझते हैं पहले, राइट? सो दिस इज अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की आउटर सरफेस में क्या होती है? सेल वॉल। उसके बाद एक और लेयर होती है। वो लेयर कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या होती है? राइबोसोम्स। उसके अंदर राइबोसोम्स, ठीक है। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट, इससे तुम्हारा जो उसकी प्रोटीन सिंथेसिस है ये मेंटेन होता है, राइट? सो हम लोग समझेंगे कि कैसे कुछ एंटीबायोटिक्स हम लोग सेल वॉल की इनहिबिशन के लिए यूज कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन की इनहिबिशन के लिए यूज कर सकते हैं। कौन से राइबोसोम्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर? 30S राइबोसोम्स एंड 50S राइबोसोम्स। सो ये 30S एंड 50S राइबोसोम्स को रोकने के लिए यूज कर सकते हैं। फोलिक एसिड को रोकने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड फाइनली डीएनए एंड आरएनए के सिंथेसिस को रोकने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी हैव सेल वॉल इनिबिटर्स, सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स, 30S 50S राइबोसोम्स इनिबिटर्स, 30S 50S राइबोसोम्स को इनिबिट करता है, फॉलिक एसिड इनिबिटर्स एंड डीएनए आरएनए, राइट? सो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक सेल वॉल के हिसाब से एक बैक्टीरियल सेल को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में। तो अगर सेल मेम्ब्रेन है ये, उसके ऊपर एक पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर है, अगर सिर्फ यही है तो ये हो गया ग्राम पॉजिटिव, राइट? एंड इफ नॉट, अगर एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल है, राइट? सेल वॉल के ऊपर एक सेल वॉल मेम्ब्रेन है, तो अगर ये है, सो वी कैन से दिस एज अ ग्राम नेगेटिव, बिकॉज वो स्टेन लेगा ही नहीं, वो ग्राम स्टेन लेगा ही नहीं, बिकॉज एक सेल वॉल का मेम्ब्रेन ऊपर है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट? सो डन। नाउ हम लोग समझेंगे कि पेप्टाइडोग्लाइकन्स जो पी है, पी से हम डिनोट करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन को। तो जो पेप्टाइडोग्लाइकन है इसके अंदर क्या होती है? एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन के साथ एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एक चेन के साथ बंधा होता है। उस चेन का क्या है? वो चेन एल एलिनिन, डेक्स्ट्रोग्लूटामिन, लिवोलाइसिन, डेक्स्ट्रोएलिनिन एंड डेक्स्ट्रोएलिनिन। ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड बना हुआ होता है, इसको थोड़ा सा अगर हम समझें तो AGLAA, तो इसको अगला लिख लो, ये एक न्यूमोनिक है, ठीक है? तो अगला लिख लो। सो ए एलिनिन, ग्लूटामिन, लाइसिन, एलिनिन एंड एलिनिन अगेन, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट पेप्टाइडोग्लाइकन स्ट्रक्चर। नाउ पेप्टाइडोग्लाइकन ऐसे बनता कैसे है? तो यूडीपी मैं क्यों बता रहा हूं? बिकॉज जो तुम्हारा ड्रग है, वो कुछ ड्रग्स जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की लिंकिंग पे इफेक्ट करता है, कुछ पेप्टाइडोग्लाइकन की इलोंगेशन पे इफेक्ट करता है। तो इसी वजह से वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। सो और बाकी पेप्टाइडोग्लाइकन के हिसाब से हम लोग समझेंगे माइक्रोबायोलॉजी। बट अगर हम यूडीपी, NAG, इनॉल पायरुवेट, in all pyruvate we have UDP and NAM. UDP and NAM.
सो ये जो UDP-NAM है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है तुम्हारा L-alanine, we have dextroglutamine, we have L-lysine, ठीक है, L-alanine, dextroglutamine एंड L-lysine, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो L-alanine है, ये डी एलेनिन में आइसोमरेज एंजाइम इसमें एक्ट करता है और ये एल एलेनिन डी एलेनिन में कन्वर्ट होता है। डी एलेनिन अपना एक दोस्त ढूंढता है यहाँ पे, ठीक है, और दोनों मिलके यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है, बन जाता है यूडीपी, सॉरी, बन जाता है आपका NAG, सॉरी, UTP अभी भी बना नहीं है ना, NAM, साथ में L एलेनिन, dextroglutamine, L-lysine, dextroalanine, right? So this is the structure of UDP-NAM. फिर बाद में ये NAG और NAM के साथ बाइंडिंग करता है और उसके बाद अगर हम देखें इसके अंदर क्या होती है, ये L-alanine है। सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज L-alanine, dextroalanine, levolysine, dextroalanine एंड dextroalanine। तो ये क्या करेगा, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझते थे, ये जो डी एलेनिन है, ये डी एलेनिन इसके साथ बाइंडिंग करेगा और ये किसके थ्रू बाइंडिंग करता है? ट्रांसग्लाइकोलेज के थ्रू। ये ट्रांसग्लाइकोलेज ही है जो इसकी इलोंगेशन करवाता है, ठीक है, ट्रांसग्लाइकोलेज इसकी इलोंगेशन करवाता है। अगर हम बताएं कि क्रॉस लिंकिंग कैसे होती है, सपोज ये P1 है, P2, P3, फिर इसकी क्रॉस लिंकिंग करवाता है ट्रांसपेप्टाइडेज, राइट, ट्रांसपेप्टाइडेज इज वेरी मच नेसेसरी फॉर क्रॉस लिंकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। नाउ what are the antibiotics that we use for cell wall inhibition? सेल वॉल इनहिबिशन के लिए कौन से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है? बीटा लैक्टम्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग जो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं इन आवर डेली लाइफ। हम लोग कुछ होते हैं, हम एमॉक्स ले लेते हैं, कुछ भी होते हैं, हम एमॉक्सिक्लैब। ये एमॉक्सिक्लैब आता कहां से? ये बीटा लैक्टम्स का ही एक ड्रग है, राइट। सो ये अगर हम समझें कि ये काम कैसे करता है, ये काम ऐसे करता है कि जो बीटा लैक्टम्स है, ये ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट करता है। ट्रांसपेप्टाइडेज इनहिबिशन की वजह से क्या होती है? ट्रांसपेप्टाइडेज इनहिबिशन की वजह से होती है कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन की जो क्रॉस लिंकिंग है, ये क्रॉस लिंकिंग रुक जाएगी, सेल मेम्ब्रेन की क्रॉस लिंकिंग रुक जाएगा, ठीक है। सो क्रॉस लिंकिंग इसकी जो होगी ये रुक जाएगी। क्रॉस लिंकिंग रुक जाएगा तो क्या होगा? सेल स्वेल कर जाएगा, ठीक है, एंड अल्टीमेटली सेल, जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल की मौत हो जाएगी, ठीक है, बैक्टीरियल सेल की मौत हो जाएगी। नाउ हम लोग बहुत बहुत प्राचीन से, मतलब ये फर्स्ट एंटीबायोटिक ही है, ये बेसिकली फर्स्ट एंटीबायोटिक्स कौन सा इस्तेमाल किया गया था? पेनिसिलिन, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते थे? पेनिसिलिन वी। ये जो पेनिसिलिन वी है, ये नॉर्मली इसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम होती है और ये इसको हम ओरल रूट से नहीं दे सकते। अगर थोड़ा सा और डिस्कस किया जाए, ये जो सारे के सारे हम लोग बीटा लैक्टम समझेंगे ना, ये सब किडनी से निकल जाते हैं, सब यूरिन से निकल जाएंगे, कुछ दवाई को छोड़ के, जैसे क्लोरॉक्सासिलिन, जैसे ऑक्सासिलिन, जैसे नैफ्सिलिन, जैसे डाइक्लोक्सासिलिन, जैसे सेफपेराजोन एंड सेफ्ट्राइजोन। ये जो सब मेडिकेशंस हैं, ये सब मेडिकेशंस हम लोग कहाँ नहीं दे, ये सब किडनी से निकल जाएंगे और ये डीओसी है कुछ बैक्टीरियाज के जो बीटा लैक्टेमेज बना लेता है अपने आप को बचाने के लिए। तो क्या होता है, थोड़ा सा समझिए
कि ये जो बीटा लैक्टम्स है, जो कुछ बैक्टीरियाज है, ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, बीटा लैक्टम्स के ऊपर एक्ट करता है। कौन से एंजाइम से? बीटा लैक्टेमेज से। ये जो बीटा लैक्टेमेज है, ये बीटा लैक्टम्स को खत्म कर देता है। बीटा लैक्टम्स को खत्म कर देगा तो क्या होगा? प्राइमरीली बीटा लैक्टम की एक्शन कम हो जाएगी। तो उन सब केसेस में जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि बीटा लैक्टेमेज बन रहा है, सो ये डीओसी है, बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग एस ऑरियस। ठीक है, तो ये डीओसी है, बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग एस ऑरियस में, जैसे कि क्लोरॉक्सिसिलिन, ऑक्सिसिलिन, नैप्सिलिन, डाइक्लोऑक्सिसिलिन, सेफपिराजोन, सेफ्ट्राइजोन। से बहुत सेफ ड्रग है, अगर आप इनको देना चाहते हो तो ये नॉर्मली ऐसे बैक्टीरियाज में भी एक्ट कर सकता है जहां पे ये बेसिकली ये बीटा लैक्टेमेज बना देता है, तो इससे रेजिस्टेंस नॉर्मली कम देखी जाती है। तो बात करते हैं थोड़ा सा पेनिसिलिन वी से। तो उसके बाद हम लोगों के पास आया पेनिसिलिन जी। ये थोड़ा सा नया ड्रग हुआ पेनिसिलिन जी। ये जो पेनिसिलिन जी हुआ, पेनिसिलिन जी एक न्यू ड्रग हुआ, तो इसके अंदर कुछ है क्या? ऑफ कोर्स है, जैसे एक्वस पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी। तो एक्वस पेनिसिलिन जी के अंदर क्या आता था? क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन जी, क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन जी, क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन जी। सेकंड है तुम्हारा बेंजाइल पेनिसिलिन जी। ठीक है, क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन जी, बेंजाइल पेनिसिलिन जी, क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन जी एंड बेंजाइल पेनिसिलिन जी। ये जो सारे ड्रग है इमरजेंसी में दिया जाता है, याद कर लो। फास्ट ऑनसेट, शॉर्ट ऑनसेट, ऑलरेडी गिवन इन पेशेंट्स विद इमरजेंसी। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा सेप्सिस हो गया है तो तुरंत इमरजेंसी में हम लोग ये ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं पेनिसिलिन जी में। ठीक है, साथ में हमारे पास है प्रोकेन पेनिसिलिन जी। प्रोकेन पेनिसिलिन जी इज समथिंग लाइक मॉडरेटली एक्टिव, मतलब मॉडरेट है इसका एक्शन। ये बहुत फास्ट ऑनसेट है, ये मॉडरेट ऑनसेट है। और इसके बाद भी कोई ड्रग है बेंजाथीन पेनिसिलिन जी, बेंजाथीन पेनिसिलिन जी। ये जो बेंजाथीन पेनिसिलिन जी है स्लो ऑनसेट का है, बट स्लो जो होगा वो लॉन्गेस्ट भी काम करेगा, और ये जो लॉन्गेस्ट काम करेगा इसको हम मेंटेनेंस में भी दे सकते हैं। समझ में आया? तो ये स्लो ऑनसेट है, ये लॉन्गेस्ट है, ये मेंटेनेंस में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली पेनिसिलिन जी को ना हम प्रोबेनिसेट के साथ ऐड करते हैं, प्रोबेनिसेट के साथ हम पेनिसिलिन जी ऐड करते हैं। इसकी अवेलेबिलिटी, इसकी जो एक्शन है, इसकी एक्शन थोड़ा सा मतलब इसकी जो बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, सो इसको यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? कहाँ करते हैं हम लोग इसको यूज़? कुछ ऐसा आइडिया है हमारे पास? देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमोनिक बनाया जाता है ग्रास, जहाँ पे दिखे ग्रास वहीं पे डालो पेनिसिलिन। ग्रास, G stands for gas gangrene, R stands for rabbit fever, sorry, rat bite fever, A stands for actinomycetes, A stands for streptococcus infections, S stands for syphilis as well. So gas gangrene, rat bite fever, actinomycetes, staph infections and syphilis. ठीक है, इन सब चीजों में ये डीओसी है, इन सब चीजों में ये डीओसी है। ठीक है, और भी कोई दवाई है बहुत कॉमन, तब से बस हर लोगों को यही समझ में आता है, विच इज एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन एंड क्लैविलोनिक एसिड। एमॉक्सिसिलिन एंड क्लैविलोनिक एसिड, इट्स यूज फॉर ओटाइटिस मीडिया, इट्स यूज फॉर ओटाइटिस मीडिया। इट इज अ डीओसी फॉर डेंटल प्रोसीजर, डेंटल सर्जरी ट्रीटमेंट, and it is used for community acquired pneumonia. ठीक है, अगर इसके अलावा भी हमारे पास कोई दवाई है, ऑफ कोर्स है, जैसे मान लो एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन पहले यूज किया जाता था इन टाइफॉइड, बट बाद में एम्पिसिलिन यूज नहीं होता है बिकॉज रेजिस्टेंस हो चुकी है। अभी कहाँ यूज होता है? अभी इसको मेनिंजाइटिस में यूज कर सकते हैं हम लोग, अभी इसको हम लोग मेनिंजाइटिस में यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग गोनोकोकस में एंटेरोकोकस में यूज कर सकते हैं, सॉरी एंटेरोकोकस में यूज कर सकते हैं हम लोग। एम्पिसिलिन को ना हम लोग नॉर्मली एमिनोग्लाइकोसाइड्स के साथ देते हैं, एम्पिसिलिन को हम लोग नॉर्मली एमिनोग्लाइकोसाइड्स के साथ देते हैं। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, आई नो फार्मा इज समथिंग लाइक थोड़ा सा याद करना, बट अगर आप थोड़ा सा देख के पढ़ लो तो थोड़ा सा एक हम लोग उसके बाद भी एक आइडिया तो लेंगे ही ऑफ कोर्स।
बट फार्मा थोड़ा सा अगर आप याद करके पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा वो होगा, बट अगर आप थोड़ा सा देख के पढ़ रहे हो ना तो फार्मा इज मच इजी, राइट? सो स्यूडोमोनास एक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्यूडोमोनास एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। स्यूडोमोनास लोगों को हम दे सकते हैं पिपरेसिलिन में, पिपरेसिलिन में दे सकते हैं, या फिर पिपरेसिलिन के साथ हम लोग इसको टैजोबैक्टम में दे सकते हैं, टैजोबैक्टम के साथ दे सकते हैं। सो पिपरेसिलिन एंड टैजोबैक्टम के साथ हम इसको दे सकते हैं। तो ये नॉर्मली स्यूडोमोनास के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन हो गया। सो बीटा लैक्टम्स, बीटा लैक्टम्स हम लोग जब हम बीटा लैक्टम्स देंगे तब हमको याद करना है कि बीटा लैक्टम्स की जो सारी मेडिकेशंस है बीटा लैक्टम्स की, ये सब किडनी से निकल जाता है, सिवाय येंडक के क्लोरोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नैफ्सिलिन, डाइक्लोऑक्सासिलिन, सेफपिराजोन एंड सेफ्ट्राजोन, ये दवाइयाँ नहीं जाती है किडनी से। इसके साथ ये बैक्टीरिया, ये जो बीटा लैक्टेमेज जो प्रोड्यूसिंग सेफ्रोलोकोकस ऑरियस है, इस पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। पेनिसिलिन वी जो उसकी बायोअवेलेबिलिटी, उसकी ओरल रूट से ये ज़्यादा एक्ट नहीं कर पाता है, तो पेनिसिलिन जी के बाद पेनिसिलिन वी जी, सॉरी से पेनिसिलिन वी के बाद पेनिसिलिन जी को तैयार किया गया। पेनिसिलिन जी एक प्रोबिन एसिड, और पेनिसिलिन जी के साथ हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं जो इसकी बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। पेनिसिलिन जी का कुछ एक्शंस हैं, जैसे एक्वस पेनिसिलिन जी, क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन जी, बेंजाइल पेनिसिलिन जी। So this is crystalline penicillin G and benzyl penicillin G, and this is procaine penicillin G, crystalline penicillin G, benzyl penicillin G इमरजेंसी पेशेंट में दे सकते हैं, इमरजेंसी जिसको जरूरत, इमरजेंसी में हम लोग इसको पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं इसको, इसकी सबसे शॉर्टेस्ट एक्शन होती है। फिर प्रोकेन पेनिसिलिन जी हम लोग इसको मॉडरेटली एक्टिंग ड्रग है, और बेंजीथीन पेनिसिलिन जी ये स्लोएस्ट ऑनसेट ड्रग है, लॉन्ग एक्शन ड्रग है, इसकी मेंटेनेंस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसके इंडिकेशंस कुछ है, हाँ है, ग्रास गैंग्रीन में यूज कर सकते हैं, रेड बाइट फीवर में यूज कर सकते हैं, एक्टिनोमाइसिटिस में यूज कर सकते हैं, स्टेफ इन्फेक्शंस में यूज कर सकते हैं, एंड सिफिलिस में यूज कर सकते हैं। इसकी एमॉक्सिसिलिन के साथ इसका यूज है, एमॉक्सिसिलिन के साथ इसको क्लाविलोनिक एसिड के साथ यूज कर सकते हैं, ओटाइटिस मीडिया में यूज कर सकते हैं, डेंटल सर्जरीज में नॉर्मली यूज किया जाता है, बहुत कॉमन है ये, और एक कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया में भी यूज कर सकते हैं। एम्पिसिलिन पहले इसको टाइफाइड में यूज किया जा सकता है, इसके हिस्टोरिकल फैक्ट है ये। और अगर हम लोग एम्पिसिलिन की नया जनरेशन की बात करें तो ये मेनिंजाइटिस में यूज कर सकते हैं और एंट्रोकॉकस में यूज कर सकते हैं। स्यूडोमोनास के लिए हम लोग पिपरेसिलिन यूज कर सकते हैं, पिपरेसिलिन के साथ हम लोग टैजोबैक्टम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अब बीटा लैक्टम्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में बात करते हैं, सेफलोस्पोरिन्स। ये हम लोग रूटीनली यूज करते हैं हमारे क्लिनिक्स में पेशेंट्स को देने के लिए। सेफलोस्पोरिन्स अगर बीटा लैक्टम्स नहीं दे रहे हैं, एमॉक्सिसिलिन नहीं दे रहे हैं, एमॉक्सिसिलिन के बदले में हम लोग सेफलोस्पोरिन्स यूज करते हैं। याद रखिएगा कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि लिस्टीरिया में यूज नहीं होता है। लिस्टीरिया में कौन सा दवा यूज करते हैं, अभी पर क्या है, हम लोग एम्पिसिलिन यूज करते हैं। हम लोग लिस्टीरिया में हम लोग इसको एम्पिसिलिन को देते हैं, ये हम लोग सेफलोस्पोरिन्स को हम लोग लिस्टीरिया में नहीं दे सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें इसकी जनरेशन समझनी पड़ेगी। इसकी जनरेशन 1 है, जनरेशन 2 है, जनरेशन 3 है, जनरेशन 4 है, एंड जनरेशन 5 है। ठीक है, तो जनरेशन जो 1 है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक्ट करता है। हमने क्या पढ़ा था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक सेल मेम्ब्रेन का लेयर होता है, उसके ऊपर एक पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर होता है, और उसके ऊपर एक सेल वॉल मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक्ट कर सकता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हम लोग दो जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रग है ये है सेफाजोलिन, सेफाजोलिन एंड सेफ्लेक्सिन, सेफाजोलिन एंड सेफ्लेक्सिन हम लोग यूज करते हैं। ये हम लोग सारे सर्जिकल ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग डेंटल सर्जरी और एब्डोमिनल सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी और डेंटल सर्जरी को छोड़ के, एब्डोमिनल सर्जरी और डेंटल सर्जरी को छोड़ के बाकी सब मेडिकेशंस पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेफजोलिन एंड सेफ्लेक्सिन, जोलिन एंड लेक्सिन अगर है तो वो ग्राम पॉजिटिव में यूज कर सकते हैं। जनरेशन 1 में यूज कर सकते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव होती है। जो जनरेशन 2 होती है वो थोड़ा सा ग्राम पॉजिटिव होता है और वो थोड़ा सा ग्राम नेगेटिव भी होता है। ठीक है, सो ये भी फ्यू होती है,
ये भी फ्यू होती है, तो फ्यू ग्राम पॉजिटिव में एक्ट कर सकता है, फ्यू ग्राम नेगेटिव में एक्ट कर सकता है। तो ये हम लोग नॉर्मली क्या यूज करते हैं, पेरिटोनाइटिस में, पेरिटोनाइटिस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसकी कुछ दवाई का नाम है, जैसे कि सेफोजिटिन, जिटिन एंड सेफोटीटेन, टी10। अगर हम लोग ये दोनों यूज कर रहे हैं, पेरिटोनाइटिस में यूज कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन ड्रग है। सेफ्यूरोक्सिम बहुत कॉमनली यूआरटीआईज में यूज किया जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में, ठीक है। और ये नॉर्मली हम लोग एब्डोमिनल सर्जरीज में भी यूज कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। यूआरटीआईज में यूज कर सकते हैं, एब्डोमिनल सर्जरीज में यूज कर सकते हैं, ओटाइटिस मीडिया में यूज कर सकते हैं, ओटाइटिस मीडिया में यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको साइनोसाइटिस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर जनरेशन 3 की बात करते हैं। जनरेशन 3 में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा शो करता है देन ग्राम पॉजिटिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल इज सेफ्ट्रायजोन्स। सेफ्ट्रायजोन्स हम लोग यूज कर सकते हैं मेनिंजाइटिस में, टाइफॉइड में, ठीक है, और गोनोकोक्कल इन्फेक्शंस में। और ये डीओसी है बेसिकली फॉर न्यूमोकोक्कल न्यूमोनिया, सो ग्राम नेगेटिव में इसको यूज कर सकते हैं, देन ग्राम पॉजिटिव से ज्यादा सेफ्ट्रायजोन यूज कर सकते हैं मेनिंजाइटिस में, टाइफॉइड में और गोनोकोक्कल इन्फेक्शंस में, ठीक है। और इसके साथ और कुछ है क्या, सेफोटैक्सिम बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एच इन्फ्लुएंजा, ये डीओसी है फॉर मेनिंजाइटिस, ठीक है। और कुछ है, देखो सेफ्टैक्सिम एंड सेफ्ट्रायजोन, ये सब जनरेशन 3 की दवाइयां हैं, ठीक है। और जनरेशन 4 में क्या आता है, सेफेपाइन। और जनरेशन 5 में क्या आता है, सेफ्टारोलिन, ठीक है। सेफ्टारोलिन एंड सेफेप्राइम। सेफेप्राइम कहाँ यूज किया जा सकता है, ये ग्राम पॉजिटिव में भी यूज किया जा सकता है, ये ग्राम नेगेटिव में भी यूज किया जा सकता है, ये स्यूडोमोनास में भी यूज किया जा सकता है। पिपरसिलिन यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सेफेप्राइम भी यूज कर सकते हो। जनरेशन 5 हम लोग नॉर्मली कहाँ यूज कर सकते हैं, MRSA में, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग। जो बैक्टीरिया मेथिसिलिन से रेजिस्टेंट हो चुकी है, हम लोग उसमें भी सेफ्टारोलिन यूज कर सकते हैं। तो जनरेशन 5 में हम लोग सेफ्टारोलिन यूज कर रहे हैं, सेफेप्राइम यूज कर रहे हैं, सेफ्ट्रायजोन्स एंड सेफोटैक्सिम यूज कर रहे हैं जनरेशन 3 में, ठीक है। जनरेशन 2 में हम लोग सेफोजिटिन, सेफोटीटेन और सेफोक्सिम यूज कर रहे हैं, और जनरेशन 1 में हम लोग सेफेजोलिन एंड सेफोटैक्सिम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बीटा लैक्टम्स, एंड इसके बाद हम लोग बाकी ड्रग्स के बारे में बात करते हैं।